360 में हुसूल अमन के लिए जंगजुओं को आम माफी देना क्या फौजियों और अवाम के साथ इंसाफ है? पाकिस्तान में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का एक प्रोग्राम हुकूमत बदलने के बाद खतरे में। और कराची के साहिल पर हाथ से कश्ती बनाने वाले नए ज़रिया मौश की तलाश में। जिसमें कम खर्चा है ना उसको ज्यादा लोग लाइक करते हैं, यार ये सस्ता है ना। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। शुरू करेंगे अफगानिस्तान से, जहाँ पर तशद्दुद वाक़यात के बावजूद पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग मुकम्मल हो गई और अब गिनती का अमल शुरू हो चुका है। 90 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से तकरीबन 40 लाख ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अफगान सदर अशरफ गनी ने कौम से खिताब में कहा है कि अफगान अवाम ने दुश्मन को दिखा दिया कि वो धमकियों के आगे हार मानने वाले नहीं, बल्कि दुश्मन को हराने का हौसला और ताकत रखते हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक इलेक्शंस के 2 दिनों में 300 से ज़ायद आम अफराद और सिक्योरिटी एहलकार हलाक या जख्मी हुए, जो कि अफगान वजारत दाखिला के आदाद शुमार से 4 गुना ज्यादा है। अफगान सूबे कंधार में इलेक्शन से 1 रोज कबल हमले में सूबे की पुलिस के सरबराह और मकामी इंटेलिजेंस चीफ की हलाकत के बाद इंतखाबात 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए गए हैं। इस हमले में अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल जेफरी स्माइली भी जख्मी हुए, जो जनूबी अफगानिस्तान में नेटो के तरबियती और मुशावरती मिशन की क़यादत कर रहे हैं। इस वक्त हमारी साथी आयशा तंजीम अफगानिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं बज़रिया फ़ोन। आयशा, ये बताइएगा, आज हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उनकी शफाफियत पर सवालात कुछ उठाए जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं उसकी? जी सारा, हमने देखा इनफैक्ट हम जिस दिन इंतखाबात हुए थे उसी दिन जो इलेक्शन कंप्लेंट कमीशन है यहाँ पे उसने ये कहना शुरू कर दिया था कि मसाइल हुए हैं। कुछ मसाइल तो हमने भी अपनी आंखों से देखे। हम जिस पोलिंग स्टेशन पे गए वहाँ सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होनी थी, वहाँ 8 बजे वोटिंग शुरू हुई। फिर इसके अलावा हमने सोशल मीडिया पे देखा और हमारी टीम ने पूरे मुल्क से रिपोर्ट किया कि बाज लोग जो वोटर गए वोट डालने के लिए उनके नाम रजिस्ट्रेशन लिस्ट पे नहीं थे। फिर एक प्रॉब्लम जिसका नंगरहार में खासतौर पे हमने सुना और हो सकता है कि और जगहों पे भी हुई हो, वो ये कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम यूज करना था उन्होंने वो होना तो पश्तो या दरी में था, लोकल जबानों में, ताकि जो उसको इस्तेमाल करने वाले जो अमला है वो समझ सके, लेकिन बाज़ जगहों पे वो हिदायत अंग्रेजी में थी और अफगानिस्तान में अंग्रेजी बहुत कम लोग बोल या समझ सकते हैं, तो अमले को मुश्किलात पेश आ रही थी। तो इलेक्शन कंप्लेंट्स कमीशन के मुताबिक 5000 से जायद उनके पास मुख्तलिफ किस्म की शिकायत आई हैं इस इलेक्शन के बारे में, जिसमें से ज्यादातर जो है वो टेक्निकल शिकायत हैं। कुछ को जो इनका इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है उसने दूर करने की कोशिश की है। मसलन जहाँ पे पोलिंग स्टेशन देर से खुले उन्होंने या तो वोटिंग का वक्त बढ़ा दिया या फिर अगले दिन वोटिंग रखी। जी आयशा, ये बताएगा कि सिक्योरिटी की जिस सूरत हाल में ये इंतखाबात हुए हैं उसके बाद क्या ऑब्जर्वर्स इन्हें बजाते खुद कामयाब करार दे रहे हैं कि कम से कम हो तो गए 3 साल के डिले के बाद? जी, ऑब्जर्वर्स कामयाब करार दे रहे हैं और अफगान अवाम भी जो लाइनों में खड़े थे बहुत बड़ी तादाद में और खास तौर पे खवातीन, उनका भी एहसास ये था कि जी तमाम तर जो है वो सिक्योरिटी के खदशात एक तरफ, लेकिन हम वोट डालने आए हैं। तो ओवरऑल जो अफगानिस्तान में एक तस्वुर था कि इंतखाबात से 2 दिन पहले कंधार में जनरल अब्दुल राज़िक को मारा गया, बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ी हलाकत थी जनरल अब्दुल राज़िक, तो उसके बाद लोग इतने लोगों का बाहर आना और डिफायंट टोन के साथ बाहर आना, उसको एक कामयाबी समझा जा रहा है। ऑलराइट, आयशा तंजीम हमारे साथ हैं अफगानिस्तान से। आयशा, थैंक यू फॉर दी अपडेट्स। और अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने पर आमादा नजर आ रहे हैं, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से भी तालिबान को मुज़ाकरात की गैर मशरूत दावत है। लेकिन क्या अमन की खातिर ऐसे अफराद को माफ़ी देना इंसाफ है जिन्होंने साल साल निहत्ते शहरियों का खून बहाया हो? और फिर जंगजुओं का साथ देने वालों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? इन्हीं सवालों का जवाब तलाश किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा की एक नई रिपोर्ट में। पेश कर रही हैं सबा शाह खान। तालिबान की शमूलियत को अफगानिस्तान में अमन के हुसूल के लिए अहम करार दिया जा रहा है और ऐसा न सिर्फ अमरीका बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी कहते आए हैं। काले सालेह अक़वाम मुत्तहिदा के तहत की गई केस स्टडी के मुसन्निफीन में से हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो यह एहसास बढ़ रहा है कि इसका कोई खालिसतन अस्करी हल नहीं। मेरे ख्याल से कुछ नए तनाज़ात में भी हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि अस्करी हिकमत अमली के साथ बात करने पर रज़ामंद धड़ों से कम मुज़ाकरात की कोशिश जरूर करनी पड़ेगी।
اور اگر دنیا میں جنگوں اور دہشت گردی کا شکار صومالیہ اور نائجیریا جیسے ممالک کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ قیام میں امن کا حصول اکثر بد امنی کا سبب بننے والے عناصر کو فریق بنائے بغیر ممکن نہیں ہوا۔ تاہم رونڈا فلبا براؤن کی رائے میں تنازعات اور دہشت گردی میں ملوث مجرمان کی عام معافی کے عمل میں متاثرین کے حقوق اور ان کے ساتھ انصاف کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ بغیر کسی احتساب کے انسانی حقوق کی سنجیدہ خلاف ورزیاں کرنے والوں کو محض عام معافی نہ دی جائے، کیونکہ پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ ایسا کرنے سے کس حد تک افغانستان اور پاکستان میں ہونے والی جنگوں میں زیادتی کی کھلی چھوٹ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ عام معافی کی کئی مثالیں حالیہ جنگوں میں ملتی ہیں، جیسے نائجیریا میں بوکو حرام کو چھوڑنے کے پروگرام کے تحت 800 جنگجوؤں کی عام معافی، صومالیہ میں الشباب کے سابقہ سیکیورٹی چیف زکریا اسماعیل احمد ہرسی کی معافی جو آج صومالیہ کے سیکیورٹی چیف بن چکے ہیں، اور اگر افغانستان کو دیکھیں تو گلبدین حکمت یار کی مثال ہے جو عام معافی کے بعد اب افغانستان کے سیاسی منظرنامے کا حصہ ہیں۔ اس کی ایک مثال شمالی افغانستان میں داعش کے کچھ ممبرز کے ساتھ حالیہ ڈیل ہے، جس پر افغانستان کے حلقوں اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مایوسی کا اظہار کیا گیا، جنہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہیں، لیکن قتل، عصمت دری، ٹارچر اور آبادیوں کو جلانے والوں کا کوئی احتساب نہیں۔ کالج صالح کہتی ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ مقامی لوگوں کے ساتھ رعایت برتی جائے اور ان کو دہشت گردوں کا ساتھ دینے پر کڑی سزائیں نہ دی جائیں۔ جب طالبان یا داعش کسی علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ روابط رکھنے پڑتے ہیں، تو انصاف کرتے وقت ہمیں یہ دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ کس طرح یہ گروپس عام لوگوں کا استحصال کرتے ہیں۔ کالے نے مثال دی کہ عراق میں داعش کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہونے والی خواتین کو داعش کے زمانے میں پیدا ہونے والے اپنے بچوں کے لیے پیدائش کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، تو ماہرین کہتے ہیں کہ عام عوام اور ایسے عناصر جن کا جرم بڑا نہیں، ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف انصاف کے عمل کو بہت سخت نہ رکھا جائے اور سزا کی آسان حد مقرر کی جائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ بڑے مجرمان کی عام معافی سے پہلے ان کے ساتھ بھی سزا کی ایسی حد مقرر کی جائے جس کے تحت انصاف کے تقاضے کسی حد تک پورے کیے جا سکیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے صحافی جمال خشوگی کی ہلاکت کو ایک بہت بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ امریکی نیوز چینل فاکس کو انٹرویو کے دوران الجبیر نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو اس کا علم نہیں تھا اور یہ کام کرنے والوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا۔ دوسری جانب وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ انہیں استنبول کے سعودی خانے میں ہونے والے اس قتل کی سعودی عرب کی جانب سے مکمل اور شفاف تحقیقات کا انتظار ہے۔ امان اظہر اس وقت ہمارے ساتھ۔ ماورائے عدالت قتل کی اجازت نہیں دیتا، یہ امریکی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتا، اور یہ کہ یہ سعودی عرب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کی تہ تک پہنچے اور حقائق کو مکمل اور واضح طور پر اور شفافیت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے رکھے۔ امان اظہر اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہے۔ امان، آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جمال خشوگی کے بیٹے سے بذریعہ فون تعزیت کی ہے، تو سعودی عرب نے اب تک اس معاملے کا جو ورژن دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس پر واشنگٹن میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ سارا پچھلے 2 دنوں کے درمیان جو ویکنڈ تھا اس پہ وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل میں خاصی گفتگو ہوئی اس معاملے کے اوپر، اور جو سینیٹرز ہم نے دیکھا ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں سائڈ سے، انہوں نے نہ صرف ولی عہد سلمان محمد بن سلمان کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ یہ سعودی وضاحت ماننے سے بھی صاف انکار کیا کہ استنبول میں جو سعودی قونصل خانہ ہے وہاں پہ جو لڑائی تھی وہ جمال خشوگی کے قتل کا باعث بنی۔ اور اگر ہم دیکھیں جو آوازیں لیڈ کر رہی ہیں یہاں کرٹیسزم میں وہ خاصی انفلوئنشل ہیں، جیسے کہ باب کورکر جو کہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے صاف الفاظ میں ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی ولی عہد کو اس قتل کے بارے میں علم تھا، اور ایسے ہی جو جذبات ہیں وہ رینڈ پال جو صدر ٹرمپ کے قریب ریپبلکن سمجھے جاتے ہیں ان کی جانب سے بھی سامنے آئے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اسٹیو منوکن جو کہ وزیر خزانہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ وضاحتیں فی الحال کافی نہیں ہیں۔ مزید یہاں واشنگٹن میں کس قسم کی گفتگو سامنے آ رہی ہے اس کا ایک احوال میں نے اس رپورٹ کی صورت میں بھی کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
सऊदी अरब की जानिब से जमाल खशोगी के मामले पर दी जाने वाली वजाहतों से मामलात मजीद पेचीदा हुए हैं। यहाँ जो हुआ वो दरिंदगी है और हम उनके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर सकते। सऊदी अरब की जानिब से पहले तो वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज के बड़े नाक़िद जमाल खशोगी की गुमशुदगी से लाताल्लुकी का इजहार किया गया और फिर पिछले हफ्ते ये इतराफ़ सामने आया कि वाशिंगटन पोस्ट से वाबस्ता कॉलमनिस्ट को इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में कत्ल किया गया। वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि जमाल खशोगी की काउंसिल खाने में मौजूद अफराद से मुलाकात हाथापाई की सूरत इख्तियार कर गई और नौबत उनकी मौत तक जा पहुंची। इस मौक़िफ़ के सामने आने के बाद सऊदी अरब की जानिब तनकीद में इजाफा ही नहीं बल्कि इस तौजीह को मजाक करार दिया गया है। एक बयान में वाशिंगटन पोस्ट ने इसे झूठ करार दिया और कहा कि सऊदी अरब की जानिब से जुल्म के जवाब में ऐसी मन घड़त वजाहत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इंसानी हकूक की तंजीमें इससे मुत्तफिक हैं। सऊदी हुकूमत को जमाल खशोगी के कत्ल से मुतालिक तफसीलात को छुपाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसीलिए हमें आज़ाद तहकीकात की ज़रूरत है। और अब क्या होना चाहिए, इस पर सख्त बहस जारी है। मेरा ख्याल है कि ये वाक़या सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुक में तब्दीली का बायस होना चाहिए और हमें फौजी सामान की फरोख्त बंद कर देनी चाहिए और सिक्योरिटी से मुतालिक कुछ मखसूस ताउन भी, और जो कोई भी इस मामले में मुलव्वस पाया जाए उस पर पाबंदियाँ लगानी चाहिए। लेकिन सदर ट्रंप कहते हैं फौजी सामान की फरोख्त रोकने से अमेरिकी मुलाजमतों को खतरा हो सकता है। लेकिन वो साजो सामान दीगर ममालिक से खरीद सकते हैं और इससे उनकी निस्बत हमें ज्यादा नुकसान होगा। हमारे सऊदी अरब से एक ताल्लुक है जो हमें जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए। वो हमें मौसर मालूमात फराहम करते हैं, वो ईरान के खिलाफ एक ढाल है और इसराइल के करीब रहकर काम कर रहे हैं। हमें इसमें तवाज़ुन रखना है, दुनिया इस कदर आसान नहीं। अमेरिकी कांग्रेस दफाई साजो सामान की फरोख्त को वोट के जरिए रोक सकती है। अगर सऊदी अरब को फौजी साजो सामान की फरोख्त रोकने के लिए वोट डाला गया तो ये अमेरिका सऊदी ताल्लुकात की तारीख में अपनी नौयत का पहला वाक़या होगा। जी, और पिछले हफ्ते के रोज सदर ट्रंप ने भी यूरोपीय लीडरान की तरह इस बात की तायद की है कि सऊदी अरब को मजीद वजाहत देनी होगी, जबकि व्हाइट हाउस के हुकाम का कहना है कि सदर इसके अलावा तहकीकात के भी इंतजार में हैं जो कि सऊदी और तुर्की हुकाम इस वक्त कर रहे हैं। जी और आज तुर्क सदर ने भी इस्तांबुल में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो भी इस मामले में पूरा सच सामने लेकर आएंगे। अमान नजर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान फॉर दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो प्रोग्राम्स बराह रास्त सुन सकते हैं और उसके अलावा व्यू 360 में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा भी देख सकते हैं। पाकिस्तान में खवातीन पर तशद्दुद के सद्देबाब के लिए काम करने वाले सलमान सूफी भारत का मदर टेरेसा अवार्ड हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी बन गए हैं। इससे पहले मलारा यूसुफजई और बिल्किस ईदी को ये अवार्ड हासिल हुआ था। सूबा पंजाब में सलमान सूफी की जानिब से शुरू किए गए मंसूबों को बैन अक़वामी सतह पर पजीराई मिल रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू होने वाले इन मंसूबों का अब मुस्तकबिल क्या है, इस बारे में आइए देखते हैं समन खान की रिपोर्ट। पंजाब में ख्वातीन पर तशद्दुद और इनके इस्तेहसाल को रोकने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस के कानून समेत कई इनकलाबी इक़दामात मुतारिफ कराने वाले सलमान सूफी हकदार ठहरे हैं इस साल के मदर टेरेसा अवार्ड के। ये पाकिस्तान का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट था जिसमें सिविल रेमेडीज दी गई थी औरतों को, जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनिटरी ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर शामिल हैं। ये कानून पहले पाकिस्तान या इंडिया की तारीख में पहले कभी नहीं बना, जिसको हमने सक्सेसफुली पास करवाया और इसको न सिर्फ पास करवाया बल्कि इम्प्लीमेंट भी करवाया। पंजाब में 9वीं से 12वीं जमात की किताबों में सिंफी मुसावात से मुतल्लिक चैप्टर्स का इजाफा और वुमेन ऑन व्हील्स जैसे मंसूबों का सेहरा भी सलमान सूफी के सर ही जाता है। पंजाब में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शुरू होने वाले ये तमाम इक़दामात स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट के तहत उठाए गए, जिसके साबिक सरबराह सलमान सूफी इन दिनों तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर हालिया हुकूमत से इन मंसूबों को जारी रखने की दरख्वास्त कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स को पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ये पाकिस्तान के पब्लिक मनी से बनाए गए प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, और इनको अपना प्रोजेक्ट समझ के आगे चलाएं। इस सिस्टम को लाने का मकसद ये था कि उस औरत को थाने के धक्के ना खाना पड़े, अस्पताल के धक्के ना खाना पड़े, कोर्ट के धक्के ना खाना पड़े। तो अगर इन सेंटर्स को या वुमेन ऑन व्हील्स जैसे प्रोग्राम्स को कोई नुकसान पहुंचेगा तो ना सिर्फ ये औरतों के लिए, औरतों के कॉज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा।
दूसरी जानिब नाम जाहिर न करने की शर्त पर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट के इदारे से मुंसलिक कुछ अफराद का कहना है कि मुल्तान में कायम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर के मुलाजिमीन को गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं। वुमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत ख्वातीन को मोटर बाइक चलाने की तरबियत तो दी जा रही है, लेकिन सब्सिडी पर मोटरसाइकिलों की फराहमी का सिलसिला रोक दिया गया है। मौजूदा हुकूमत पंजाब के वजीर इत्तलात ने अगरचे खास स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के मंसूबों पर बात करने से गुरेज किया, लेकिन इनकी पिछली हुकूमत के तमाम मंसूबों के लिए नापसंदीदगी वाज़ेह थी। पिछले जितने प्रोजेक्ट्स थे ना हुकूमत के, उसमें नाम और दाम का चक्कर था, काम का चक्कर कोई नहीं था। और अब सीना तान के और डोले फुला के वहाँ पे असम्बली में खड़े होकर कहते हैं हमने तो आपको कोई क्राइसिस नहीं दिया, हम तो आपको बड़ा प्रॉफिटेबल और बड़ा अच्छा माहौल और हुकूमत दे के गए हैं। तो ये झूठ और फ्रॉड और फरेब के अलावा इनका कोई प्रोजेक्ट भी, खसारा भी है, करप्शन भी है, बदयांती भी है, टकेमारी भी है, मुल्क और कौम के लिए तबाहाली भी है। बज़ाहिर तासुर यही है कि ख्वातीन के इस्तेहसाल को रोकने के लिए शुरू किए गए पिछली पंजाब हुकूमत के मंसूबे मौजूदा हुकूमत के इनसे मुत्तफिक ना होने के बाइस लपेटे जा रहे हैं। इस वक्त स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट बगैर किसी सरबराह के काम कर रहा है। समन खान, उर्दू VOA, लाहौर। बच्चों को महफूज रखना वालिदैन की अव्वलीन तरजीह होती है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बच्चे हादसात के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज वर्दा खलील हमारे लिए कुछ अहम मालूमात इस हवाले से लेकर आई हैं। जी वर्दा। जी सारा, अमेरिका और पाकिस्तान में बच्चों की मौत की तीसरी बड़ी वजह जो है वो हादसात ही हैं, जिनमें ऊंचाई से गिरना, जलकर हलाक होना और डूबकर हलाक होना शामिल है। बच्चों को महफूज रखने के लिए जहां वालिदैन को हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है, वहीं वालिदैन की इस सिलसिले में मदद के लिए अमेरिका में कुछ तंजीमें हैं जो बच्चों के लिए उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हदायत और तजावीज़ फराहम करती रहती हैं। इनमें सबसे बड़ी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है। आज उन्हीं के कुछ टिप्स हम पाकिस्तानी वालिदैन के लिए लेके आए हैं, आइए देखते हैं। Always a lot going on. इनके दरमियान हर वक्त कुछ न कुछ चल रहा होता है। बच्चों को तवज्जो की जरूरत होती है, वो तजस्सुस और जोश से भरे हुए होते हैं। जहाँ ये एक बहुत बड़ी मुसर्रत है, वहीं अक्सर इन्हें संभालना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 6 साला एना और 3 साला जैक की माँ क्रिस्टन अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हमारे दौर की अच्छी बात यह है कि फैमिलीज के लिए बहुत मालूमात मुयस्सर है और मुशाहिदों से आखिज की गई तजावीज़ भी मौजूद है कि हमें बच्चों को महफूज रखने के लिए क्या करना चाहिए। जहां बच्चों को लेकर दुनिया भर में माओं की फिक्र एक सी होती है, वहीं मुख्तलिफ ममालिक में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मयार मुख्तलिफ हैं। अमेरिका की एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स अमेरिका में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ फराहम करती है। सबसे अहम ये कि जहरीली या खतरनाक चीजें ऊंचे मकाम पर या बच्चों की पहुंच से दूर रखें, जिनमें अद्वियात और सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल शामिल हैं। इसी तरह तेज धार आलात को भी महफूज मकाम पर रखें। क्रिस्टी, जो खुद भी बच्चों की डॉक्टर हैं, कहती हैं कि इन तजावीज़ ने इन्हें बेहतर माँ बनने में मदद दी है। बच्चों को सीट बेल्ट लगाना हर साल लाखों बच्चों की जिंदगी बचाता है। घरों में गर्म पानी को ज्यादा से ज्यादा 120 फ़ारेनहाइट पर रखने की तजवीज़ दी जाती है ताकि बच्चों को बुरी तरह जलने से महफूज रखा जाए। सीढ़ियों पर दरवाजे लगाए जाते हैं ताकि वो सीढ़ियों से ना गिर सके। बुनियादी हिफाजती तदाबीर में बिजली के स्विचेस को महफूज बनाना, साइकिलिंग के वक्त हेलमेट पहनाना और नौमौलूद बच्चों को गैर जरूरी तकियों और कंबल के बगैर बिस्तर पर सुलाना शामिल हैं। लेकिन क्रिस्टी के ख्याल में बेशुमार हिफाजती तदाबीर के कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि वालिदैन वहमी हो जाते हैं, उनका अपने खौफ पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। वो बच्चों को जिंदगी के तजुर्बात और तफरीह से महरूम कर देते हैं। लिहाजा मैं ये कहूँगी कि बच्चों को बच्चों की तरह रहने दें। तहफ़्फ़ुज़ और तजस्सुस में तवाज़ुन होना चाहिए और सबसे अहम बात, आप खुद पर भरोसा रखें।
1930 से अमेरिका में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही फैलाने वाली अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में माँ को रिसर्च से हासिल होने वाले नताइज और तजावीज़ अपनी वेबसाइट पर फराहम करती है, जिनमें से एक ap.org और healthychildren.org शामिल हैं। वर्दा खलील, उर्दू VOA, वर्जीनिया। और जी हाँ, ये वेबसाइट अमेरिका के वालिदैन के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान में वालिदैन भी इन वेबसाइट पर जा सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ये वेबसाइट मैं आपको एक फिर दफ़ा फिर बता देती हूँ, ap.org एंड healthychildren.org शामिल हैं। थैंक यू वर्दा खलील, बहुत अहम मालूमात आज आप पेरेंट्स के लिए लेकर आए। आई एम श्योर कि आप भी यूज़ करती हैं ये सारे टिप्स। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। कश्ती साजी का फन सदियों पुराना है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सी तब्दीलियां भी आई हैं। लेकिन कराची में आज भी कदीम तरीकों से लकड़ी की कश्तियां बनाई जाती हैं, मगर इनकी तलब में मुसलसल कमी हो रही है, जिससे हुनरमंदों का रोजगार भी कम हो रहा है और इस फन की बका भी खतरे में पड़ गई है। आइए इस बारे में देखते हैं कराची से सलीम खान की रिपोर्ट। दौरे जदीद में जहां तरक्की याफ्ता मुल्कों में टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए कश्तियां तैयार की जा रही हैं, वहीं कराची में मछेरों की सबसे बड़ी बस्ती इब्राहिम हैदरी में ये कारीगर आज भी कदीम रिवायती तरीकों से लकड़ी की कश्तियां बना रहे हैं। मशीनों पर कम इन्हिसार करते हुए ये माहिर फनकार हाथों से ही कश्तियां बनाते हैं। ये फन नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। काम में फर्क काम पहले से काम होता हो रहा है। अभी पहले लकड़ी सस्ती थी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कश्तियाँ बनवा रहे थे। अभी लकड़ी महंगी हो गई तो कश्तियाँ काम बन रही हैं। महंगाई की वजह से ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ा होता है पहले की निस्बत। 6 फीट से लेकर 40 फीट की लंबी लांच को तैयार करने में दिन नहीं महीनों लग जाते हैं। लकड़ी की कीमत और कश्ती के साइज के हिसाब से इस पर 25 लाख से 90 लाख रुपए तक लागत आती है। एक कश्ती की तैयारी में कम से कम 7 से 8 मजदूर हिस्सा लेते हैं। इन मेहनत कशों को काम की मुनासबत से उजरत मिलती है, जो 500 से 1200 रुपए यौमिया तक है। यही है, ड्यूटियां लग रही हैं, माल बहुत महंगा आ रहा है बाहर से, इस वजह से जो है ना इसका रेट हाई हो रहा है। वजह से रेट हाई हो रहा है तो मालकान अपना लकड़ी लगाना ही कम कर रहे हैं, लांचे ही नहीं बना रहे हैं आजकल। भाई पहले साल में अगर 50 बनती थी तो अब 12 बन रही है साल में, इतना फर्क आ गया है। लेकिन हाथ से कश्ती बनाने की तलब में कमी की एक और वजह भी है। ये मछली ज्यादा होती है, इसमें कारोबार बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे मछली कम हो गई ऑटोमेटिक हर चीज शेड डाउन हो जाते हैं बेचारे, वो तो इसी के ऊपर चलते हैं ना। मछली आएगी तो इसी में कारोबार चलाएंगे सारा। पाकिस्तान में अब लकड़ी की जगह फाइबर ग्लास की कश्तियों का रुझान बढ़ रहा है। आजकल जिसमें कम खर्चा है ना उसको ज्यादा लोग लाइक करते हैं कि यार ये सस्ता है ना। अब हम अगर बनाने जाएं 50 लाख का रही है, वो अगर 30 में तैयार हो रही है तो 20 लाख का फर्क आ रहा है ना भाई। इस वजह से फाइबर को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं यार ये भी 10 साल चलती है, 15 साल, वो भी 10-15 साल चलती है। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुताबिक कश्ती साजी की सनत से इस वक्त कराची में सिर्फ 7 से 8 हजार मजदूर वाबस्ता हैं। लेकिन कश्तियों की तैयारी का काम कम होने की वजह से कई मजदूर अब रोजी कमाने का कोई और जरिया तलाश कर चुके हैं और कश्ती साजी का कदीम फन आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। सलीम खान, उर्दू, VOA, कराची। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये
देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।